यह साहित्य की ही देन है कि हमारी फिल्मों में सदैव भारत की जड़ें दिखीं, भारत की आत्मा दिखी, भारतीय परिवेश से जुड़े सवाल और उनके जवाबों की कोशिशें भी उनमें दिखीं। कहने का आशय यह है कि साहित्य ने सिनेमा को भारतीय तत्वों से भरने का काम किया। इन्हीं वजहों से भारतीय सिनेमा का लोकप्रिय चेहरा सामने आया। यदि सिनेमा में मन को छूती साहित्यिक कृतियों को स्थान न दिया जाता तो शायद भारतीय सिनेमा वह मुकाम हासिल न कर पाता जो उसने 100 वर्षों के अपने सफ़र में हासिल किया है। सपने और सिनेमा अपनी ही भाषा में अच्छे लगते हैं। इस ज़रूरत को पूरा करने में साहित्य ने भी भारतीय सिनेमा को भरपूर योगदान दिया। मजबूत कथानकों की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से संभव हो सकी। सिनेमा की सफलता के लिए भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने साहित्य को जरूरी माना और कहा कि साहित्य के बगैर सिनेमा की यात्रा अधूरी है। दादा साहेब ने यह बात कभी बहुत ही बेबाकी से कही थी कि फिल्म विधा सिर्फ मनोरंजन के साथ नहीं चल सकती, उसमें साहित्य की सौदेश्यता आवश्यक है। उनके बाद के अनेक फिल्मकारों ने इस बात की गंभीरता को समझा और साहित्य व सिनेमा के अंतर संबंधों को मजबूती प्रदान की। साहित्य ने जो कहा उसे सिनेमा ने दिखाया। अच्छे निर्देशकों ने साहित्यिक कृतियों पर सचल और सवाक छायांकित बिंब पेश कर मुखर अभिव्यक्ति दी। सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की रचनाओं सदगति व शतरंज के खिलाड़ी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पर्दे पर उतारा। यह कहना गलत ना होगा कि साहित्यिक कृतियों पर बनने वाली फिल्में कथानक और अभिव्यक्ति की दृष्टि से अत्यंत सशक्त होती हैं। इतनी सशक्त कि कभी कभी उसे इसका खामियाजा तक उठाना पड़ता है। वर्ष 1932 में मुंशी प्रेमचंद ने पहली फिल्म कथा मिल लिखी थी। इस फिल्म का कथानक मिल मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष था जो ब्रिटिश सरकार को रास नहीं आया। सेंसरशिप के तहत इसे काट छांट कर गरीब परवर के नाम से रिलीज़ किया गया। मुंशी प्रेमचंद की कृतियों गोदान, गबन और सेवा सदन भी पर्दे पर उतरने के बाद चर्चित रहे। श्रेष्ठ आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चित कहानी मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम को बहुत पसंद किया गया। बदनाम बस्ती, आषाढ़ का दिन, सूरज का सातवां घोड़ा, एक बार फिर आदि फिल्मों के जरिए
साहित्य को पर्दे पर बड़ी मजबूती से स्थापित किया गया। स्टॉप।